सो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कल हम लोगों ने इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ा था, ठीक है। आज हम लोग रेजिस्टेंस के आगे की बात करते हैं। जो आपका रेजिस्टेंस होता है उसके पीछे कारण क्या है, रेजिस्टेंस क्यों क्रिएट होता है और रेजिस्टेंस किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो आज हम लोग इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम बेसिक कॉन्सेप्ट से इस्तेमाल शुरुआत करते हैं। मान लीजिए ये आपका एक कंडक्टर है, कि हमने कोई कंडक्टर ले लिया है, ठीक। तो आपको पता है जनरली कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो रहते हैं, लेकिन उसके बाद भी उसमें करंट नहीं बहती है। जैसे आप कोई कॉपर का वायर ले लीजिए, एल्युमिनियम का वायर ले लीजिए, उसमें आपको करंट नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा, कल हमने बताया था। जब तक हम इसके एंड पे पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट नहीं करेंगे तब तक इसमें करंट फ्लो नहीं करेगा। तो करंट कब फ्लो करता है, जब हम एंड्स पे पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करते हैं। ये हम कल की वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। देन इनिशियल स्टेज में होता क्या है, इसके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स इस प्रकार से रैंडमली मोशन करते हैं, क्लियर। तो यानी इस कंडक्टर के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन का जो मोशन होता है वो रैंडमली होता है, ठीक है। और इनकी जो वेलोसिटी होती है वो बहुत ज्यादा होती है। इनकी जो वेलोसिटी होती है वो नियर अबाउट 10 टू पावर 5 मीटर पर सेकेंड के आसपास होती है। बहुत ज्यादा वेलोसिटी, 10 टू पावर 5 मीटर पर सेकेंड। अंदाज लगा सकते हैं आप लोग कितनी बड़ी वेलोसिटी है। लेकिन इतनी ज्यादा वेलोसिटी, लेकिन ये किसी एक सिंगल, इसकी भी इतनी है, इसकी भी इतनी है, इसकी भी इतनी है, ठीक है। तो इनिशियल स्टेज पे इनकी खुद की एक इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी तो ये होती है। लेकिन अगर हम बात कहें कि व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी ऑफ ऑल द इलेक्ट्रॉन्स, यानी हम सभी इलेक्ट्रॉन्स का अगर क्या निकाले, एवरेज वेलोसिटी, तो एवरेज थर्मल वेलोसिटी जो होती है, एवरेज बोलो, मीन बोल सकते हैं आप लोग, तो एवरेज वेलोसिटी जो होती है वो आपकी जीरो होती है। एवरेज वेलोसिटी ऑफ ऑल द इलेक्ट्रॉन्स क्या होती है, जीरो। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक। तो जनरल हमने पढ़ा है, मान लीजिए एक कोई बॉडी इधर जा रही है v1 वेलोसिटी से, एक को बॉडी इधर जा रही है v2 वेलोसिटी से। अगर v1 और v2 का मैग्नीट्यूड सेम है, इन दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है, तो रिजल्टेंट टोटल वेलोसिटी की क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक। इस वजह से, क्योंकि कोई इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, कोई इस तरफ जा रहा है, कोई ईस्ट, कोई वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, तो वो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, कैंसिल कर रहे हैं। इसलिए हम कहते हैं कि जो एवरेज वेलोसिटी होती है वो क्या होती है, इनकी जीरो। बात समझिए। तो ये आपका इनिशियल स्टेज की पोजीशन पे है, ठीक। देन अब इसके बाद क्या करेंगे हम लोग इस कंडक्टर को कनेक्ट करेंगे एक सेल या बैटरी से। तो मैंने इस कंडक्टर को एक की लगा दिया और एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया। तो हमने इस कंडक्टर को एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया, और आपको पता है कि हर एक बैटरी या सेल का अपना एक पोटेंशियल डिफरेंस होता है। छोटा सा सेल भी आप खरीदते हैं तो उसमें भी लिखा होता है 1.5 वोल्ट, ठीक। बड़ा लेंगे कहीं पे लिखा होगा 3 वोल्ट, 6 वोल्ट, 12 वोल्ट, क्लियर। यानी इस बैटरी का भी अपना क्या होगा, कुछ ना कुछ पोटेंशियल डिफरेंस होगा। जनरल हम उसको मान लेते हैं कितना है वो V, इसका पोटेंशियल डिफरेंस मान लिया हमने V, ठीक। तो जैसे ही आपने यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस को कनेक्ट किया है, ठीक, तो इसका मतलब यहाँ पे प्लस एंड हो गया, यहाँ पे माइनस एंड हो गया। तो यानी इस एंड्स पे क्या क्रिएट कर दिया आपने, इस एंड्स पे आपने पोटेंशियल डिफरेंस को क्रिएट कर दिया। तो यहाँ पे आपने पोटेंशियल डिफरेंस जैसे ही क्रिएट करेंगे वैसे ही सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये माइनस है, और इलेक्ट्रॉन्स में चार्ज क्या है, माइनस, नेगेटिव। तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो प्लस वाले एंड की तरफ, पॉजिटिव एंड की तरफ चलना स्टार्ट कर देंगे, क्लियर। तो इलेक्ट्रॉन्स मूव कहां करते हैं, लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ। जब सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स एक डायरेक्शन मूव करना स्टार्ट कर देंगे देन होगा
क्या होगा उस समय वो एक दूसरे से कोलाइड करेंगे। क्या करेंगे? कोलाइड करेंगे, कोलिजन बहुत होगा। और वो इलेक्ट्रॉन्स ही आपस में कोलाइड नहीं करेंगे, वो पॉजिटिव आयंस से कोलाइड करने लगेंगे। इससे कोलाइड करेंगे, कंडक्टर पॉजिटिव आयंस भी तो होंगे, न्यूक्लियस भी तो होंगे, कई सारी चीजें हैं। इलेक्ट्रॉन्स तो फ्री स्पेस में घूम रहा है, लेकिन वो कई सारी चीजों से क्या करेगा? आपस में कोलाइड करेगा और पॉजिटिव आयंस से भी कोलाइड करेगा, जिसके परिणाम स्वरूप उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? बोलो, वेलोसिटी उसकी डिक्रीज करेगी। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करते ही सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स यूनि डायरेक्शनल हो जाते हैं। यूनि डायरेक्शन मतलब एक डायरेक्शन हो जाती है, जिसके कारण वो एक दूसरे से कोलाइड करते हैं, पॉजिटिव आयन से कोलाइड करते हैं, उनकी वेलोसिटी क्या करती है? डिक्रीज कर जाती है। वो ड्रिफ्ट करते हैं, वो क्या करते हैं? इस तरफ ड्रिफ्ट करते हैं। उस वेलोसिटी को बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। उस वेलोसिटी का नाम क्या है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू बता दूं मैं आपको। ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू 10⁻⁴ मीटर पर सेकंड के आसपास होगी। अभी जब वो सिंगल मूव कर रहे थे पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करने से पहले, तो उनके पास सिंगल के पास वेलोसिटी इतनी ज्यादा है, 10⁵ बहुत ज्यादा है मीटर पर सेकंड, यानी एक सेकंड में कितना हो गया? 100 किलोमीटर एक सेकंड में, बहुत ज्यादा है। लेकिन ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितनी होगी? 10⁻⁴ मीटर पर सेकंड, मतलब बहुत ही कम हो गई। ठीक, तो इसी ये रेजिस्टेंस क्रिएट हो गया। क्या क्रिएट हो गया? उनके मोशन में, उनकी स्पीड में कमी आई, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस क्रिएट हो गया। इसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। बात समझ गए? जनरल इसका एग्जांपल अगर हम ले लेते हैं, मान लीजिए, तो जनरल एग्जांपल आप लोगों ने देखा है कि हमारे यहाँ स्कूल के बाहर बहुत बड़ा सा ग्राउंड है, इंटरवल होता है, सारे क्लास के बच्चे बाहर आते हैं, सब बच्चे खेलते हैं, घूमते हैं, टहलते हैं, भागते हैं, दौड़ते हैं, लेकिन कोई किसी से टकराता नहीं, कोई किसी से यहाँ पे टकरा नहीं रहा है। ठीक, लेकिन मान लीजिए उसी समय अगर कहा जाए कि सारे बच्चे एक साथ गेट की तरफ भागे, या पर्टिकुलर एक डायरेक्शन बता दें उनको, सारे बच्चे नॉर्थ में जाए, सारे बच्चे कहा जाए एक ही समय में ईस्ट में जाए, मतलब एक ही समय में एक ही, मतलब उसमें एक डायरेक्शन में बता दिया जाएगा बच्चों को, तो क्या होगा? जाहिर सी बात है, क्योंकि सारे बच्चे एक साथ चलना चलेंगे उस तरफ, तो उसमें धक्का मुक्की होगी, टकराएंगे, ड्रिफ्ट होगी। तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद तो यानी कि अब ये तो बात होगी है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस क्रिएट हो गया। अब ये रेजिस्टेंस किन किन चीजों पे डिपेंड कर जाएगा? तो पहली चीज देखिए, ये कंडक्टर आपका जो है मैंने इतना बड़ा बनाया है। ठीक, मान लीजिए दूसरा कंडक्टर बनाते हैं हम, वो इतना बड़ा है, तो इन दोनों कंडक्टर्स में अगर आप देख रहे हैं तो क्या अंतर है? दोनों कंडक्टर्स में हमने किसका अंतर कर दिया है? क्रॉस सेक्शनल एरिया। किसका अंतर कर दिया है? क्रॉस सेक्शनल। ये इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया, तो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया मान लीजिए A1 है और इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है? A2 है। तो A1 जो है वो ज्यादा है किससे? A2 से। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया का यहाँ पे फर्क किया हमने। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया के फर्क में होगा क्या? मान लीजिए जब इस वाले कंडक्टर को हम लेते हैं, तो यहाँ पे, यहां से लेके पूरा इस एंड तक मान लीजिए 100 इलेक्ट्रॉन एक साथ चल रहे होंगे, यहां से लेके यहां तक एक साथ लाइन में कितने चल रहे होंगे इस तरफ जाने के लिए? 100। लेकिन अगर यहां पे लेंगे तो यहां से लेके यहां तक 100 जा सकते हैं क्या एक साथ? नहीं जा सकते ना, कुछ तो कम जाएंगे, 51। ठीक, यानी जो चार्जेस है उनका फ्लो इसमें ज्यादा है कि इसमें ज्यादा है? किसमें ज्यादा है? इसमें चार्जेस का फ्लो आपका ज्यादा है 1 सेकंड में, इसमें कम होगा। तो चार्जेस का फ्लो ज्यादा होने का मतलब किसमें करंट ज्यादा रहेगी? इस वाले कंडक्टर में ज्यादा करंट रहेगी, इसमें करंट कम रहेगी, क्योंकि हमने फॉर्मूला पढ़ा है I = Q/V, और Q की जगह हम करते हैं N/V। तो जहां पे N ज्यादा हो गया वहां पे ऑटोमेटिक क्या ज्यादा हो गया? I ज्यादा हो गया, करंट ज्यादा हो गया। तो करंट ज्यादा हो गया, इसका मतलब इसका रेजिस्टेंस जो है वो इससे क्या है? कम है। तो यानी इफ वी इंक्रीज द क्रॉस सेक्शनल एरिया, इट मींस इट्स रेजिस्टेंस डिक्रीजेस। रेजिस्टेंस क्या करेगा? डिक्रीज करेगा, पहली चीज। तो यानी इस चीज से हम एक चीज और समझ गए हैं कि हमारा जो रेजिस्टेंस है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसका? क्रॉस सेक्शनल एरिया का। हमारा रेजिस्टेंस जो है वो इनवर्सली
इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? क्रॉस सेक्शनल एरिया से। एरिया बढ़ाएंगे आप क्रॉस सेक्शनल एरिया, रेजिस्टेंस क्या होगा? कम हो जाएगा। ये हमने प्रैक्टिकली देख लिया। ठीक, अब दूसरा हम आपको ऐसे बता रहे हैं, एक की लेंथ आप इतनी रखिए, दूसरे वाले की लेंथ इससे ज्यादा कर दीजिए और दोनों का क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम रखिए। बात समझ गए मेरा कहने का मतलब क्या है? एक कंडक्टर की लेंथ इतनी ही रहने दीजिए, लेकिन एक और कंडक्टर ले लीजिए आप, उस कंडक्टर की लेंथ बढ़ा दीजिए आप। ठीक, और क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम रखिए दोनों का। ठीक, तो मान लीजिए वो कंडक्टर इतना लंबा है और दोनों का ये सेम रखिए, क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या रखिए? सेम रखिए। इसको सेम रखिए, थिकनेस इसकी सेम रखिए, लेकिन लेंथ इंक्रीज कर दीजिए। तो अगर लेंथ इंक्रीज कर देंगे तो यहां पे इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां करना था, कम दूरी तय करनी थी, तो 1 सेकंड में ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को कवर करेंगे। यहां पे इलेक्ट्रॉन्स को बहुत दूर से चल के आना, यहां पे आना है, तो 1 सेकंड में इसका मतलब यहां पे कम इलेक्ट्रॉन पहुंच पाएंगे। ठीक, तो यानी करंट किसमें ज्यादा रहेगा? तो यानी करंट इसमें ज्यादा है, इसका मतलब इसका रेजिस्टेंस क्या है? कम है, और इसमें रेजिस्टेंस क्या हो गया? ज्यादा हो गया। क्यों ज्यादा हो गया? हमने तो दोनों का थिकनेस सेम रखा है, लेकिन उसका रेजिस्टेंस ज्यादा हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि लेंथ क्या हो गई है? बढ़ गई। यानी यहां से ये पता चल गया कि जो रेजिस्टेंस है वो डिपेंड करता है लेंथ ऑफ द कंडक्टर। R is also directly proportional to L, लेंथ ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम है दोनों का, लेकिन इसकी लेंथ बढ़ गई है, तो लेंथ बढ़ जाने के कारण, ठीक है, उसका रेजिस्टेंस हम कहेंगे बढ़ गया। बात समझ गए? दोनों इक्वेशन को अगर आप कंबाइन कर दीजिए, ठीक है, तो दोनों इक्वेशन को अगर कंबाइन करके लिखेंगे देन क्या आ जाएगा आपका? R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल L अपॉन A लिख सकते हैं, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को जब रिमूव करेंगे हम, तो यहां पे एक कांस्टेंट पुट करेंगे, दैट इज रो। क्लियर? हमारा फॉर्मूला एक बन गया यहां पे, R इज इक्वल टू रो L बाई A। आप कहेंगे रो यहां पर क्या है? रो यहां पे एक कांस्टेंट है। क्लियर? इसका नाम है आपका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। रो का नाम क्या है? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी। चाहे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस आप बोलिए इसको, चाहे रेजिस्टिविटी बोलिए। ठीक, अब इसके बाद जो ये रेजिस्टिविटी है, ये क्या होती है? इसका क्या रोल है रेजिस्टेंस को बढ़ाने या घटाने में? ठीक है, तो इसके लिए मैं एग्जांपल ले रहा हूं बहुत सिंपल सा। एक कंडक्टर हमारा ये है, एक कंडक्टर हमारा ये है, दोनों कंडक्टर का क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम है, दोनों कंडक्टर की लेंथ सेम। दोनों कंडक्टर क्रॉस सेक्शनल एरिया लेंथ सेम होने के बावजूद अगर इसको भी आप कनेक्ट करते हैं, इसको भी कनेक्ट करते हैं बैटरी से, सेम पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करते हैं। जिस बैटरी से, जितने वोल्ट की बैटरी से पहले वाले कनेक्ट कर रहे हैं, उतने वोल्ट की बैटरी से दूसरे वाले कनेक्ट कर रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी हमें देखने को ये मिलेगा, जब आप एमीटर लगाएंगे करंट को मेजर करने के लिए। एमीटर क्या करता है? मेजर करता है, एम्पियर मीटर जिसको बोलते हैं आप लोग। ठीक है, करंट को मेजर करने के लिए, तो आपको मालूम चलेगा कि एक में उसका करंट ज्यादा जा रही है, दूसरे में उससे कम जा रही है, बराबर करंट नहीं जा रही है। इसका पीछे कारण क्या हो जाएगा? इसका मतलब कि ये दोनों कंडक्टर जो है वो अलग अलग मटेरियल से बनाए गए हैं। इसका मतलब सिर्फ यही समझ में आएगा कि दोनों कंडक्टर अलग अलग मटेरियल से बने। अगर सेम मटेरियल से बने होंगे तो करंट आपकी सेम दिखाई जाएगी, क्योंकि लेंथ और एरिया दोनों सेम कर रखा है। लेकिन करंट सेम नहीं आ रही, किसी में करंट ज्यादा है, किसी में कम है, तो इसका मतलब कि दोनों की रेजिस्टिविटी अलग अलग है। दोनों की क्या अलग अलग है? रेजिस्टिविटी। लेंथ सेम कर दिया आपने, एरिया सेम कर दिया, ठीक है, लेकिन रेजिस्टेंस किसी का ज्यादा है, किसी का कम है। तो रेजिस्टेंस ज्यादा कम तभी हो सकता है जब क्या कम ज्यादा हो, रेजिस्टिविटी। तो मान लीजिए कि हमारा ये जो था वो कॉपर का था और ये जो था वो आपका आयरन का था। ठीक, तो एक कॉपर का है वायर और एक किसका है? आयरन का। ठीक, तो आयरन की रेजिस्टिविटी कॉपर से ज्यादा होती है, ठीक, कॉपर की रेजिस्टिविटी कम होती है। यानी पहले वाले कंडक्टर में करंट क्या करेगा? ज्यादा फ्लो करेगा, इसमें करंट कम फ्लो करेगा, क्योंकि आयरन की रेजिस्टिविटी ज्यादा है कंपेयर टू। और इसकी आपके किताब में टेबल बनी होगी, जिसमें आपके टेबल में पूरा दिखाया गया होगा।
कई सारे आपके मेटल्स लिखे होंगे अलग अलग, ठीक है, और उनकी रेजिस्टिविटी लिखी होगी। तो आप देख सकते हैं, तो उसको देखने के बाद आप समझ सकते हैं क्या होगा, ठीक है। देन नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है वो आपका है ओम्स लॉ। तो ओम्स ने बहुत अच्छा एक लॉ दिया था, बहुत सिंपल सा। इन्होंने रिलेशन दिया था बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट। ओम्स एस्टेब्लिश अ रिलेशंस बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट। क्लियर? तो सीधा सिंपल सा लॉ है, आप सीधा लॉ इनका याद रखिए, फॉर्मूला याद रखिए, और ज्यादा कुछ इसमें याद करना नहीं है। लॉ में कंडीशन है वो बहुत जरूरी है, वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। एट द कांस्टेंट टेम्परेचर, एट द कांस्टेंट टेम्परेचर the potential difference provided to the conductor is directly proportional to the current flowing in the conductor। ठीक है, अगर फिजिकल कंडीशन कांस्टेंट रहती हैं, फिजिकल कंडीशन मैंने टेम्परेचर का नाम लिया यहाँ पर, ठीक है, तो उस कंडीशन में जो आपका पोटेंशियल डिफरेंस आप प्रोवाइड कर रहे हैं कंडक्टर को, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा करंट से। V is directly proportional to I। बस ये आपका स्टेटमेंट आपको याद रखना है। और जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आप यहां से हटाएंगे तो आप एक कांस्टेंट लगाएंगे, दैट इज R। तो ये आपका हो गया रेजिस्टेंस। R क्या हो गया आपका रेजिस्टेंस। तो V = IR, सिंपल सा एक फॉर्मूला याद रखना है। यहां से अगर आप चाहें तो R की वैल्यू निकालेंगे तो R V/I लिख सकते हैं। तो R = V/I। इससे आप चाहे तो इसको मैथमेटिकल डिफाइन भी कर सकते हैं कि रेजिस्टेंस को अगर यहां से डिफाइन करना चाहें, ठीक है। इट इज द रेशियो, ये रेशियो है किसका, पोटेंशियल डिफरेंस टू द करंट फ्लोइंग इन द कंडक्टर, पोटेंशियल डिफरेंस टू द करंट फ्लोइंग इन द कंडक्टर, ठीक। अब रेजिस्टेंस आ गया है, डेफिनेशन पता चल गया, फॉर्मूला पता चल गया, तो लास्ट में बचता है यूनिट। तो ऐसा यूनिट की बात अगर करते हैं तो जो आपकी ऐसा यूनिट होती है, क्लियर, वो आपकी ऐसा यूनिट हो जाएगी ओम। सिंबल आपका ओम का सिंबल ओमेगा होता है, ये आपका कैपिटल ओमेगा है, क्लियर। सिंबल आपका ओम इसकी यूनिट हो गई, और हाँ ओमेगा कैपिटल ओमेगा है, ये कैपिटल ओमेगा इसकी क्या हो गया, सिंबल हो गया, ठीक। अब आपको डिफाइन अगर करना है तो मैंने कल बताया था आप लोगों को किसी भी यूनिट को आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं, बहुत सिंपल तरीका बताया था मैंने आप लोग को कल ही। अगर मान लीजिए आप 1 ओम को डिफाइन करना चाहते हैं, तो 1 ओम को डिफाइन करने का मतलब है V आप 1 वोल्ट कर दीजिए, I 1 एम्पियर कर दीजिए। तो V आपने 1 वोल्ट कर दिया, I 1 एम्पियर कर दिया, तो यहां से आपकी वैल्यू हो जाएगी R = 1 वोल्ट/1 एम्पियर, यही आपका हो जाएगा 1 ओम। R = 1 वोल्ट/1 एम्पियर वैल्यू पुट किया तो हमें क्या मिलेगा 1/11 ओम। यानी ओम को दूसरी भाषा में हम क्या बोल सकते हैं, ओम को हम दूसरे लैंग्वेज में बोल सकते हैं वोल्ट/एम्पियर, क्लियर। तो व्हेन वी क्रिएट यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस, unit or 1 whatever, when we create unit potential difference across the end of the conductor and unit current flowing through the conductor, and unit current flowing through the conductor, it means its resistance is 1 ohm, clear। तो इस प्रकार से आप सिंपली इसको डिफाइन कर सकते हैं, ओम्स लॉ को और इसके यूनिट को। तो आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। बहुत सिंपल सा टर्म था आपका। एक छोटी सी चीज यहां पे हमने मिस की है, वो भी आपको बता दें। ये मेरे ख्याल से सिंपल टॉपिक है। हमने भी आपको बताया था एक फॉर्मूला स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का R = ρL/A, ये फॉर्मूला हमने आप लोग को बताया था, ठीक है। यहां पे हमने बताया था रो जो है आपका वो क्या है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी। तो यहां से रो की वैल्यू हमारी हो जाएगी RA/L, ठीक। यूनिट हमने इसकी नहीं बताई थी आपको, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होगी। तो यूनिट अगर आप ना निकाल पाए, जैसे सारी यूनिट रटी हो, वो पॉसिबल नहीं है, रटना जरूरी नहीं है, हम क्यों याद करें जब हम निकालना चाहते हैं किसी चीज को। तो आप किसी भी यूनिट को अगर निकालना चाहते हैं, जैसे इसकी हमको यूनिट निकालनी है, ऐसा यूनिट निकालनी है, तो किसी भी यूनिट को अगर आपको निकालना है तो आप देखेंगे है क्या उसमें। तो
तो रो के फॉर्मूले में आर है, आर का मतलब हो गया ओ। आगे क्या है ए मतलब एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया, तो एरिया की यूनिट होती है मीटर का स्क्वायर। और नीचे क्या है एल मतलब लेंथ, लेंथ की यूनिट होती है मीटर, तो मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा, तो आपका आएगा ओम मीटर। यानी रेजिस्टिविटी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की जो एसआई यूनिट हो जाएगी वो आपकी हो जाएगी ओम मीटर। क्लियर? ये सिंपल सा तरीका है, इसी तरीके से हमारा किसी फॉर्मूले में कर सकते हैं, किसी भी चीज की यूनिट को निकाल सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट इसके बाद इसी का एक छोटा भाई है, उसका नाम है स्पेसिफिक कंडक्टेंस। क्लियर? तो ये आपका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है और इसी के अपोजिट में है स्पेसिफिक कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी बोल सकते हैं उसको, आप लोग क्या बोल सकते हैं कंडक्टिविटी। क्लियर? तो कंडक्टिविटी क्या होती है? इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। बस इतनी सी बात याद रखिए, कंडक्टिविटी क्या होती है? इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी, यानी रेजिस्टिविटी का अपोजिट जो होता है रेसिप्रोकल होता है, वही क्या करता है आपका कंडक्टिविटी या स्पेसिफिक कंडक्टेंस। क्लियर? डेफिनेशन जान गए, सब जान गए आप। नेक्स्ट क्या होता है हमारा सिंबल, यानी स्पेसिफिक कंडक्टेंस का सिंबल होगा वो होता है आपका सिग्मा। सिग्मा, तो सिग्मा इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला हो जाएगा 1/ρ। और ध्यान से अगर आप लोग देखिए तो मुझे भी लगता है दोनों आपस में भी इसके जो सिंबल है वो भी अपोजिट ही है दूसरे के। इसको नीचे से बनाएगा, इसको पलट दीजिए तो इस तरह बन जाएगा। ठीक है, तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ठीक, और ज्यादा सॉल्व करने का मन कर रहा है मान लीजिए आपका, तो आप लिख सकते हैं सिग्मा इज इक्वल टू 1/ρ। तो यहां से 1/ρ की वैल्यू डाल दीजिए, तो रो की वैल्यू क्या है RA अपॉन L, तो हो जाएगा L अपॉन RA। तो ये भी फॉर्मूला हो सकता है आपका। क्लियर? तो इस प्रकार से आप लोग स्पेसिफिक कंडक्टेंस को यहां से डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, और उसका फॉर्मूला आप लोग याद कर सकते हैं। मेरे ख्याल से कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए इसमें। इसके बाद कुछ चीजें इसमें हैं। ठीक है, ओमिक रेजिस्टर्स और नॉन ओमिक रेजिस्टर्स। So what do you mean by the ohmic and non-ohmic resistors? Clear? So only remember 2 points. First, when any resistors follow or obey the Ohm's law, when any conductors or resistors follow or obey the Ohm's law, then it means it is ohmic resistors. And when any resistors not follow the Ohm's law, not obey the Ohm's law, then it is non-ohmic resistance. Clear? जो Ohm's law को फॉलो करेगा, Ohm's law को फॉलो करने का मीन्स क्या है? मैंने बताया आपको कि V is directly proportional to I होना चाहिए। Clear? When we increase the potential difference, then current also increases with the same respect. लेकिन किसी किसी रेजिस्टर से, जैसे आपका जंक्शन डायोड होता है, ट्रायोड वॉल्व होता है, वो इन चीज को फॉलो नहीं करते। ठीक है, तो वो नॉन ओमिक में आएंगे। किसमें आ जाएंगे? नॉन ओमिक। उसमें पोटेंशियल के साथ उसी रेस्पेक्ट में आपकी करंट इंक्रीज नहीं करती है। दूसरा जो मेन चीज बता दो, इसमें एक डिफरेंस है छोटा सा। दैट इज इफ वी प्लॉट द ग्राफ ऑफ ओमिक एंड नॉन ओमिक रेजिस्टर्स, ये आपका मान लीजिए इधर V है, यहां पर आपका I है, V I। अगर ओमिक रेजिस्टर्स का ग्राफ बनेगा तो ये मैंने ओमिक का ग्राफ आपका ऐसे बनेगा, यानी व्हेन वी इंक्रीजिंग पोटेंशियल बढ़ा है, ये मान लीजिए 1 है, ये मान लीजिए 0.1 है, यहां मान लीजिए 2 है, तो ये आपका हो गया 0.2, ये आपका 3 है, ये आपका हो गया 0.3। तो when we increase the potential difference 1 volt, 2 volt, 3 volt, then current 0.1, 0.2, 0.3, उसी के रेस्पेक्ट में 1 वोल्ट पे 0.1 एम्पियर करंट क्या हो रही है? इंक्रीज कर रही है। तो जिस प्रकार से हम वोल्टेज बढ़ा रहे हैं उसी हिसाब से आपकी करंट भी इंक्रीज कर रही है। नॉन ओमिक की कंडीशन में जो ग्राफ होगा वो ग्राफ आपका ऐसे होगा, ऐसे भी हो सकता है, या मान लीजिए ऐसे भी हो सकता है। तो ये ग्राफ जो है किस प्रकार ग्राफ बन गया? ये ग्राफ जो बन रहा है ये आपका लीनियर ग्राफ नहीं, ये आपका कर्व में है। ग्राफ इसमें आपका कर्व में है, तो यानी
नॉन ओमिक रेजिस्टर का जब ग्राफ बनाएंगे तो उसका ग्राफ आपका स्ट्रेट लाइन में नहीं आएगा, वो आपका कर्व में आएगा। ग्राफ के माध्यम से हम लोग रेजिस्टेंस भी निकाल सकते हैं। अगर आपको ग्राफ से रेजिस्टेंस निकालना है तो मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेकर उसको बता दे रहा हूं आपको। ग्राफ के माध्यम से आपको रेजिस्टेंस कैसे निकालना है, जैसे मान लीजिए इस ग्राफ को आपने लिया, इस किसी भी रेजिस्टर का ये ग्राफ है मान लीजिए, ठीक है। तो अगर आपको उसका निकालना है रेजिस्टेंस तो आप यहाँ पे एक पॉइंट ले लीजिए, एक पॉइंट यहाँ, कहीं भी ले सकते हैं आप, कहीं पर भी ले सकते हैं ग्राफ में, ठीक है। मैंने यहाँ लिया है और ये हो गया P, ये आपको हो गया Q, क्लियर। देन इसको आप इसमें मिला लीजिए, ये पॉइंट आपका सपोज दैट R, क्लियर। तो ग्राफ से आपको रेजिस्टेंस निकालना है तो यहाँ पे आपको ट्राइंगल मिल गया है P Q R, क्लियर। और रेजिस्टेंस जो होगा वो आपका इक्वल होगा किसके, स्लोप ऑफ लाइन QP, क्लियर। तो when we find out the resistance with the help of graph, then how we can find the resistance? We can find out the slope of the graph or line whatever, ठीक है। तो this is the slope, I think QP is the slope, so we can find the slope। and how we can find the slope? अगर आपको slope निकालना ही है तो ये हम क्लास 9 में पढ़ चुके हैं, उसमें हम लोग डिस्टेंस टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम, वेलोसिटी टाइम, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, ये सारे ग्राफ को स्टडी करते थे। तो when we find out the slope means it is equal to tan theta. Tan theta means perpendicular upon base. So what is the perpendicular here? PR. And what is the base? QR. So what is the value of PR from the graph? So P is 3, R is 1. So 3 minus 1, it means 2. And QR 0.3, 0.1, यानी 0.2 10 ohm. तो resistance of this resistor is 10 ohm. So this is the very simple method I think. And one question also arises here. In this case, we easily find out the resistance of the resistor, but in this case, when it is non-ohmic resistors, then graph will be in curved line. So how we can find out the resistance? Clear? Same method we can follow here. We can take 2 point A, B, draw a right angle triangle. Clear? Here we can find out the dynamic resistance. So the value of dynamic resistance is what? AC upon BC. Find out the value and put the value and we can find out the resistance. Clear? Same method we can follow in the both graph. तो आज के लिए मेरे ख्याल से आपको इतना ही पढ़ना है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग कल पढ़ेंगे। कोई डाउट किसी को तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं, ठीक, अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, दोस्तों को बताइए, ठीक है। ओके देन बाय, टेक केयर।